हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं। देखो, मेरा एक चैनल है यूनिक स्टडी विद अजय, जिसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चलाता हूँ, तो आप ये सभी ज्वाइन कर सकते हो। ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चन विद फुल डिस्क्रिप्शन की पीडीएफ लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से चैट करके और पीडीएफ ले सकते हो। साथ ही साथ नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर है प्लस ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस ऑब्जेक्टिवाइज एंड डेस्क्रिप्टिवाइज करवाया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी प्लस नेट जेआरएफ एंड सेट के एग्जाम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर ज्योग्राफी में ऐड होने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ध्यान रखना, जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है ये पेड है, यहाँ पर आपका चार्ज लगेगा, नाम मात्र चार्ज है, बिल्कुल बहुत ही कम चार्ज है, ये एक तरीके से ये समझ सकते हो आप। और नेट जेआरएफ प्लस सेट के फर्स्ट पेपर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऐड होने का कॉन्टैक्ट नंबर भी वही 7891350470 है। इसके अलावा जो मेरे ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इनका टारगेट है कि आपका ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर में 75% प्लस का स्कोर हो। देखो, पहले एग्जाम मेरा टारगेट रहता है पढ़ाने, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक टारगेट लेके चलता हूँ और उस टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ कि पहले एग्जाम पास करो, नॉलेज तो जिंदगी भर बढ़ाते रहना। सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्जाम टॉप करोगे, अनसिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्जाम फेल करोगे। इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों बातें हैं जो आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में बहुत हेल्प करेंगी। मैं ऑलवेज इन दोनों बातों को फॉलो करता हूँ। अब हम यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करवाएंगे। हमारा चैप्टर 13वां है जो बिल्कुल आपको दिख रहा है। इससे पहले मैं चैप्टर 22 कंप्लीट करवा चुका, और जो वीडियो था, जो व्हाट्सएप ग्रुप था, मैंने उसमें इसकी पीडीएफ डाली है, तो आप उस पीडीएफ को ज़रूर देखें। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 160 के ऊपर। एक कुट भाषा में परमानेंट को EPMRBENTN के रूप में लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में टेक्निकल को कैसे लिखा जाएगा। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें पता चलाना होगा कि टेक्निकल को कैसे लिखा जाएगा। तो आप अपना जो भी मेथड है, जो भी तरीका है, उसको फॉलो करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। वैसे मैं यहाँ पर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और DI इन तीनों टॉपिकों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज व्हाइट बोर्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करवाऊंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 160 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले ऊपर हम परमानेंट लिखेंगे। परमानेंट है जो चेंज होता है किसमें? EPMRBENTN में। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो टेक्निकल है उसको चेंज करेंगे इसमें। किसमें? इस शब्द में। बिल्कुल यही रूल फॉलो करना है हमें। ऊपर हमने क्या लिखा है? परमानेंट लिखा है, तो जहाँ पर ई जैसे परमानेंट लिख दिया, उसके जस्ट नीचे जो दूसरा कुट में चेंज होता है वो शब्द लिख दिया। PPRRMMEE बिल्कुल उसी तरीके से T यहाँ लिखेंगे, E यहाँ लिखेंगे, C यहाँ लिखेंगे, H यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद जो पांचवा लेटर है वो बिल्कुल सेम है, अलग अलग है दोनों। तो यहाँ पर जो पांचवा लेटर वो बिल्कुल अलग अलग हो गया। उसके बाद I, C, A और L। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है
161वां क्वेश्चन है कि एम और एन की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, जबकि उनका मासिक व्यय 7:5 के अनुपात में है। यदि ये क्रम से 18,000 और 16,000 रुपये मासिक की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए है 14,500, ऑप्शन बी है 15,000, ऑप्शन सी है 12,000, ऑप्शन डी है 11,000। तो देखो मैं यहाँ पर परसेंट, रेशियो कॉर्पोरेशन, अनुपात समानुपात, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 टॉपिक हैं जहाँ से हर बार नेट जार्फ के पेपर में एक क्वेश्चन बनता है। और इनको सोल्व करने का बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है। कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनके बेस पर आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने कुछ, जब डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाया था मैथ, तो वहाँ पर मैंने इसके कुछ सिंपल फॉर्मूलेज दिए थे, तो आप उन फॉर्मूलेज को ज़रूर पढ़ें। तो अब हम देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज दैट एम की मासिक आय कितनी थी? 9 थी। हमने आय को x मान लिया और व्यय को y मान लिया। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद एम की मासिक आय 9x हो गई, क्योंकि देखो ऊपर लिखा हुआ है जो आय था उसका अनुपात क्या है? 9:7 है और व्यय का अनुपात है 7:5 है। तो व्यय का अनुपात क्या हुआ? 7:5 और आय का अनुपात क्या है? 9:7। बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों की समीकरण बनाते हैं। तो देखो क्या है, अनुपात है मासिक आय जबकि उनका मासिक व्यय के अनुपात में है। तो यदि ये क्रम से 18,000 और 16,000 रुपये मासिक की बचत करते हैं, यदि एम 18,000 की मासिक बचत करता है और एन 16,000 मासिक बचत करता है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो? अब देखो आपकी बचत कौन सी होती है? बचत होती है आपकी जो टोटल अर्निंग है उनमें से यदि आप टोटल एक्सपेंसेस निकाल देते हो, टोटल कमाई में से यदि टोटल खर्चा निकाल देते हो, तो आपकी क्या बचती है? बचत बचती है कि मेरे चलो इतनी इनकम हुई। आप कोई भी बिजनेस करो, आपने जितना इन्वेस्ट किया उनमें से यदि आप अपना जो खर्चा है आपने टोटल कमाया, उनमें से आप अपना खर्चा निकाल लेते हो, तो आपकी बचत बचती है। तो बचत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बचत निकालना होगा, दोनों की यहाँ पर बचत दे रखा है एम की और एन की। हमें बचत निकालने के लिए क्या करना होगा? आय में से व्यय को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एम की आय में से एम का व्यय और एन की आय में से एन का व्यय। तो हमने क्या किया, ये एम की आय, इसमें इसका व्यय, फिर एम की आय, फिर उसमें से उसका व्यय। एम की आय में से एन का व्यय निकाला और एन की आय में से एन का व्यय निकाला, और उसका टोटल हमने बिल्कुल इस तरीके से 2 समीकरण डिवाइड कर दी। देखो एम की आय माइनस एम का व्यय 9:7y। फिर उसके बाद एन की आय 7x माइनस एन का मासिक व्यय 5y सॉरी। तो बिल्कुल इस तरीके से हमारे 2 समीकरण बन गई। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से हमें x और y दोनों का मान निकालना होगा। किनके द्वारा? दोनों समीकरण के द्वारा। तो दोनों समीकरणों से हम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x और y, इन दोनों में से यदि एक को हटा दिया जाए, यदि x को हटा दिया जाए तो y का मान निकल सकता है, और यदि y को हटा दिया जाए तो x का मान निकल सकता है। और इन दोनों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको आपस में गुना करते हैं। जो समीकरण फर्स्ट है उसको हम 5 से गुना करते हैं और समीकरण सेकंड को 7 से गुना करते हैं। अब क्यों करते हैं ये? देखो 9x 7y, 7x 5y, यहाँ पर एक पता चल रहा है। देखो इन दोनों में से x इस समीकरण का x या फिर इस समीकरण का x, इस समीकरण का y या फिर इस समीकरण का y, ये दोनों यदि सेम हो जाएं तो हमारे, जैसे मान लो सपोज डेट हम x को सेम कर दें तो y का मान निकाल सकते हैं, और यदि y को सेम कर दें तो हम x का मान निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस समीकरण को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और इस समीकरण को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। अब वो क्यों किया, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
7 पंजू 35, 7 पंजू 35, 35y 35y ये आपस में दोनों कट गए। 9 पंजू 45, 7 7 49 माइनस का 4x, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो समीकरण फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो समीकरण ये आया हमारे पास कि 45x माइनस 35y इज इक्वल टू 90,000। दूसरी साइड हमने यदि समीकरण सेकंड को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 49x माइनस 35y इज इक्वल टू 1,12,000। अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, जो नीचे की समीकरण होता है उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया, प्लस का माइनस में बदला, इस माइनस को प्लस में बदला और इस प्लस को माइनस में बदला, और ये जो नीचे के सिंबल हैं उनको लेके चलते हैं। 49 माइनस का, इनमें से प्लस का 45 निकाले तो माइनस का 4 बच गया। माइनस का 1,12,000 में से यदि प्लस का 90,000 निकालते हैं तो 22,000 बचता है। और इस हमारे पास एक नया समीकरण बन गया है कि -4x इज इक्वल टू -22,000। इस माइनस से इस माइनस को हमने हटा दिया, इस माइनस से हमने इस माइनस को हटा दिया। अब हमारे पास एक नया डाटा बन गया, नया समीकरण बन गई कि 4x इज इक्वल टू 22,000। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, x इज इक्वल टू, x का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, 22,000 में 4 को डिवाइड कर दिया, 22,000 में 4 का भाग दे दिया, तो उससे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x का मान आ गया 5500 रुपये। अब हम क्या करना है, हमें m और n की मासिक आय निकालनी है, m और n की मासिक आय निकालनी है, और जो मासिक आय का अनुपात है वो क्या है, देखो क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन पढ़ना है दोबारा। तो उनकी मासिक आय का अंतर, हमें किसकी, m और n की मासिक आय का अंतर निकालना है, और m और n की मासिक आय क्या है, m और n की मासिक आय है 9 और 7, ये 9 m की मासिक आय है, ये 7 n की मासिक आय है। इन दोनों का अंतर निकालना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 9x में से 7x लैक्स किया, हमारे पास बच गए 2x। 2 को हमने 5500 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि x का मान कितना है यहाँ पर 5500 है, हमने पहले निकाल दिया x का मान। तो 2 मल्टीप्लाई 5500 इज इक्वल टू 11,000। तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो 11,000 है। यहाँ पर मैं सही ढंग से नहीं समझा पाया हूँ, बोर्ड पर बहुत ही शानदार तरीके से समझा देता आपको ये 100% बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ जाता, बिल्कुल फिट हो जाता आपके खोपड़े में। उसके बाद 162वां क्वेश्चन है, अभिकथन ए एवं आर पर विचार करो। अभिकथन ए, अभिकथन ए, अनुसंधान समस्या एक कथन है जो अनुसंधान की विषय का परिचय देता है, समस्या स्थिति या किसी गतिविधि की व्याख्या करता है। दूसरा है कारण आर, इसका उद्देश्य विषय को पेश करना, अनुसंधान के मापदंडों को परिभाषित करना और परिणामों की व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा निर्धारित करना। उसके बाद इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही है और आर गलत है। चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 162 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। देखो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। अनुसंधान समस्या एक कथन है जो अनुसंधान के विषय का परिचय देता है, समस्या स्थिति या किसी गतिविधि की व्याख्या करता है। कि जो अनुसंधान की जो समस्या है वो एक कथन है और वो एक कथन अनुसंधान का जो विषय है उसके बारे में हमें बताता है। साथ ही साथ अनुसंधान की समस्या, उसकी क्या स्थिति है, अनुसंधान की क्या गतिविधि है, इन सभी के बारे में बताता है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य विषय को पेश करना, अनुसंधान के मापदंडों को परिभाषित करना और परिणामों की व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा निर्धारित करना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो अनुसंधान की जो समस्या है उसका उद्देश्य होता है कि विषय को पेश करना, जो सब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करना, विषय को पेश करना, अनुसंधान के मापदंडों को परिभाषित करना, जो अनुसंधान है उसके जो रूल्स हैं उनको परिभाषित करना, उनके परिणामों की व्याख्या करना, उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करना और रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा निर्धारित करना।
एक तरीके से हम बोल सकते हैं मार्कशीट तैयार करना। उसके बाद 163वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटक थीसिस के परिशिष्ट अनुभाग में मौजूद होता है? थीसिस के परिशिष्ट भाग में, तो देखो जब मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया है तो वहाँ पर मैंने थीसिस का जो फॉर्मेट होता है, थीसिस का जो फॉर्मेट होता है उसको बिल्कुल डायग्राम से समझाया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दिया मैंने। तो 163वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रश्नावली, कि जो प्रश्नावली होती है वो परिशिष्ट में विद्यमान रहती है, परिशिष्ट में रहती है। उसके बाद 164वां क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, हमें इनको आपस में मिलाना है। एक साइड है विश्लेषणात्मक अनुसंधान, निगमनात्मक अनुसंधान, वृद्धिशील अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। दूसरी साइड है किसी चीज का सुधार, बताते हैं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। यह एक परिकल्पना के साथ शुरू होता है, कारण प्रभाव संबंध बताते हैं। ये दो अवधारणाएं हैं, दोनों दो लिस्ट हैं, दोनों को आपस में मिलाना है कि कौन सा किसके साथ संबंधित है, और ये इसकी टेबल है जिसके अकॉर्डिंग हमें मिलाना है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अब हम इसको मिलान करते हैं। इसका जो विश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है, इसका संबंध है कारण प्रभाव संबंध बताते हैं, विश्लेषण करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा आगे। उसके बाद निगमनात्मक अनुसंधान क्या, यह एक परिकल्पना के साथ शुरू होता है। उसके बाद होता है वृद्धि शिथिल अनुसंधान। वृद्धि शिथिल अनुसंधान क्या होता है कि यह एक किसी चीज का सुधार करता है। जो वृद्धिशील अनुसंधान है वो किसी चीज का सुधार करता है। वर्णनात्मक अनुसंधान बताते हैं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है, बिल्कुल ये इस तरीके से संबंधित है। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड हो चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, सबसे पहले समझने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप जो शब्द है उसके बारे में सोचो, उस शब्द के बारे में सोचो कि उस शब्द का अर्थ क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान। विश्लेषणात्मक का अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण करना। अब आप किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हो तो आप विश्लेषण किस तरीके से करोगे? आप उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो देखोगे, उसके जो गुड इफेक्ट हैं वो देखोगे। जैसे कोई टैबलेट है, टैबलेट का हमने क्या किया? विश्लेषण किया। तो किसी भी टैबलेट का हम विश्लेषण करेंगे तो उसका क्या देखेंगे कि इसके ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है और ये इसके साइड इफेक्ट है। दूसरा बिल्कुल सेम है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसका आप वर्णन कर रहे हो, कोई भी टॉपिक है उसका आप वर्णन कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन आ गया है कि कोरोना वायरस क्या है, इसका वर्णनात्मक विवरण दो या इसका वर्णन करो। तो आप क्या करोगे? कोरोना वायरस के बारे में बता दोगे आप कि कोरोना वायरस सबसे पहले ऊंट में आया था, उसके बाद ये चमगादड़ में आया है, ये सबसे पहले चाइना में आया था, ये हुनान क्षेत्र में आया है, हनोई प्रदेश में आया है। आप कोरोना के बारे में क्या करोगे? उसका वर्णन करोगे। अब आप जब कोरोना का वर्णन करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन बना कि आपको कोरोना का वर्णन करना है। तो आप जब उसका आंसर लिखोगे, जब उसका वर्णन करोगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनाओगे कि कोरोना क्या है? कोरोना क्या है? और कोरोना क्या है इसी को मानकर आप उसका वर्णन करोगे सही ढंग से। तो जो विश्लेषणात्मक होता है उसमें क्या होता है? उसका विश्लेषण करना होता है। जैसे किसी दवाई का साइड इफेक्ट और गुड इफेक्ट देख रहे हैं। किसी टॉपिक का वर्णन करना होता है, जैसे कोरोना वायरस का। निगमनात्मक अनुसंधान और आगमनात्मक अनुसंधान, ये दो होते हैं, इंट्रोडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। जो निगमनात्मक अनुसंधान होता है वो एक परिकल्पना के साथ शुरू होता है। और तीसरा है वृद्धिशील अनुसंधान। वृद्धिशील अनुसंधान क्या होता है? किसी भी चीज में सुधार करना। उसके बाद नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो इसे क्या कहते हैं? कि जब कोई शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा अधिगम।
प्रौढ़ शिक्षा अधिगम, देखो जब कोई शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है, ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या है? आत्मनिर्देशित होना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो एक बार मैं इसका एक्सप्लेन लिख रखा हूँ, मैं वो पढ़ा देता हूँ आपको। सॉल्यूशन: प्रौढ़ शिक्षा वयस्क अधिगम के एक सिद्धांत को संदर्भित करती है कि जो प्रौढ़ शिक्षा होती है वो वयस्क अधिगम के एक सिद्धांत को संदर्भित करती है। इसमें वयस्क बच्चों की तुलना में अलग अलग सीखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, वयस्क अधिक आत्मनिर्देशित, आंतरिक रूप से प्रेरित और अधिगम के लिए तैयार होते हैं। शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों को दर्शाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। देखो प्रौढ़ शिक्षा शब्द से पता चला, प्रौढ़ का मतलब होता है वयस्क, और वयस्क का मतलब होता है जिसकी एज 18 प्लस हो गई हो। अब 18 प्लस का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि एक तो बच्चा है और एक, सब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक स्कूल स्टूडेंट है, दूसरा कॉलेज स्टूडेंट है। जो स्कूल स्टूडेंट है उसको क्या किया जाता है? सब कुछ बताया जाता है उसको कि तेरे को ये होमवर्क इस तरीके से करना है, तेरे को ये होमवर्क इस लाइन में लिखना है, आपको ये 5 पेज याद करके आना है। जबकि जो कॉलेज स्टूडेंट होता है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, उसको अपने अकॉर्डिंग करने के लिए कहा जाता है। वो क्वेश्चन भी खुद ही तैयार करता है, वो खुद ही पढ़ता है, मोस्टली खुद ही पढ़ता है। कॉलेजों में क्या किया जाता है? कॉलेजों में होता क्या है, उनको खुद को डेवलप किया जाता है। कॉलेजों में स्टूडेंट को डेवलप किया जाता है। जो कॉलेज शिक्षा होती है वो क्या होती है? शिक्षार्थी केंद्रित होती है, जबकि जो स्कूली शिक्षा होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है। उसके बाद 166वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया की बाधनीय विशेषता है? बाधनीय विशेषता है तो लंबी है, समसामयिक है और व्यापकता है और जटिल है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है व्यापकता, ऑप्शन नंबर सी। मूल्यांकन प्रक्रिया की वांछनीय जो विशेषता है वो है व्यापकता। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए और बच्चों के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करने का प्रयास करना चाहिए। देखो व्यापक क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द आया व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या है कि भाई मूल्यांकन व्यापक कैसे होना चाहिए? देखो मूल्यांकन व्यापक इस तरीके से होना चाहिए कि मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के सभी पक्षों का अध्ययन करता हो, स्टूडेंट के सभी पक्षों का अध्ययन करता हो, स्टूडेंट के सभी पहलुओं का आकलन करता हो। वही क्या है? एक व्यापक मूल्यांकन है। जब आप मूल्यांकन पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहली लाइन ये लिखी होती है कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्टूडेंट के और किसी भी टॉपिक के सभी पहलुओं का अध्ययन करती है। 167वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण के चिंतन स्तर की विशेषता नहीं है? यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है और इसमें शिक्षण की समझ और स्मृति दोनों शामिल हैं। मॉरिसन शिक्षण के चिंतनशील स्तर के मुख्य समर्थक हैं। तीसरा है ऑल ऑफ दीज और चौथा है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जो कथन बी है वो सही नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखो शिक्षण के स्तर क्या है? शिक्षण के स्तर 3 होते हैं टोटल। पहला होता है स्मृति स्तर जिसका मेमोरी लेवल बोलते हैं, दूसरा होता है बौद्ध स्तर जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं, और तीसरा होता है चिंतन स्तर। तो जो स्मृति स्तर है उसके प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट है, जिसको हम हर्बर्टसन भी बोलते हैं। दूसरा है बौद्ध स्तर, इसके प्रतिपादक मॉरिसन है, और तीसरा है चिंतन स्तर, इसके प्रतिपादक हंट है। इन तीनों के बारे में मैंने जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया हूँ तो वहाँ पर बहुत ही सही ढंग से डिटेल से समझा दिया है। देखो स्मृति स्तर में क्या होता है? मेमोरी लेवल में याद करने पर फोकस दिया जाता है, वहाँ पर रटने पर फोकस दिया जाता है। बौद्ध स्तर में क्या होता है कि वहाँ पर समझने पर ध्यान दिया जाता है। क्या किया जाता है? समझने की कोशिश की जाती है। और तीसरा होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में क्या होता है कि वहाँ पर खुद को एनालिसिस करना होता है।
जैसे 5 आदमी बैठे हुए हैं, वो कोई टॉपिक ले लिया और वहाँ पर आप अपनी राय दे रहे हो, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी राय दे रहे हो, अपना खुद चिंतन कर रहे हो। सपोज दैट टॉपिक है कि कोरोना क्यों हो रहा है, अब आप इसके ऊपर अपनी अपनी राय दे रहे हो, यार कोरोना का लॉकडाउन से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है कोरोना के ऊपर, ये कंट्रोल हो गया लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन को हमें इस तरीके से फॉलो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, अपना सजेशन दे रहे हो, वही चिंतन स्तर है। कोरोना क्या है, इसके क्या क्या प्रभाव हैं, इसके क्या क्या लक्षण है, ये आप समझ रहे हो। कोरोना के बारे में आप रट रहे हो। जैसे छोटी कक्षाओं में क्या करते थे, हम रटते थे, स्मृति स्तर होता था, फिर हम समझने लग गए, बौद्ध स्तर हुआ, फिर और बड़े हो गए तो हम क्या करने लग गए, डिस्कशन करने लग गए, चिंतन स्तर हो गया। चिंतन स्तर के शिक्षण में समस्या केंद्रित दृष्टिकोण को शिक्षण भी शामिल किया जाता है, कि जो चिंतन स्तर का जो शिक्षण है वो एक समस्या केंद्रित दृष्टिकोण का शिक्षण है। क्या है, समस्या केंद्रित है, वहां पर आपके सामने कोई समस्या रखी जाती है, उसके ऊपर आपको डिस्कस किया जाता है। 168वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित पद्धति की विशेषता नहीं है। इसमें अधिक लचीलापन है, शिक्षार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया जाता है, यह शिक्षण का पारंपरिक दृष्टिकोण है, एक तरह से ज्ञान का प्रवाह। तो जो 168वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है यह अधिक लचीलापन है, यह इसकी विशेषता नहीं है। देखो, शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित दो प्रकार की विधियां होती हैं शिक्षण की, स्टूडेंट सेंटर मेथड, टीचर सेंटर मेथड। तो जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है उसमें क्या होता है, सारा फोकस शिक्षक पर किया जाता है। दूसरी होती है शिक्षार्थी केंद्रित विधि, जिसमें सारा फोकस शिक्षार्थी पर किया जाता है, स्टूडेंट पर किया जाता है। जो शिक्षार्थी जो केंद्रित विधि होती है उसमें जो शिक्षण की प्रोसेस है उसका जो सेंटर होता है, जो मुखिया होता है वो स्टूडेंट होता है और शिक्षक गौण होता है। जबकि जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है वहां पर उस शिक्षण प्रक्रिया का जो मुख्य होता है वो शिक्षक होता है और विद्यार्थी वहां पर गौण होता है। शिक्षक केंद्रित विधि का प्रयोग किया जाता है छोटी क्लासों में और शिक्षार्थी केंद्रित विधि का प्रयोग किया जाता है बड़ी क्लासों में। तो ऐसे ही मैं और भी बहुत सारा डिटेल से पढ़ा रखा हूँ, आप उसको जरूर पढ़ें। 169वां क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, सरल से जटिल विषय वस्तु तक पहुंच होनी चाहिए। दूसरी, देखी से अनदेखी विषय वस्तु पर बढ़ने के लिए पाठ योजना बनाएं। तीसरी, अमूर्त से मूर्त तत्व तक आगे बढ़ना चाहिए। चौथी, ज्ञात से अज्ञात विषयों की ओर बढ़ना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन है, 1 2, दूसरा ऑप्शन है 2 4, तीसरा ऑप्शन है 1 2 4 और चौथा ऑप्शन है क्या, ओनली 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा तीनों कथन बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और चौथा ये 3 कथन सही है, जबकि जो तीसरा कथन है वो गलत है। देखो, मूर्त और अमूर्त ये 2 शब्द हैं जो हमें बहुत सारा कंफ्यूज करते हैं, हमें इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाता। तो जो मूर्त और अमूर्त शब्द हैं इनको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही डिटेल से समझा दिया है, उसको आप जरूर देखें। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि शिक्षक को शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है सरल से जटिल विषय वस्तु तक पहुंच होनी चाहिए, बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हमें सिंपल टॉपिक पढ़ाना चाहिए जिसका हमें नॉलेज है, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्ट टॉपिक की ओर जाना चाहिए। जैसे हम पहली कक्षा में क्या लिखना सीखते हैं, कै कबूतर, फिर कै खरगोश, फिर कै गधा, ऐसे कै कबूतर पूरे लिखते हैं। जब हम उसके बाद क्या करते हैं, जब पूरे कै कबूतर लिखने आ जाते हैं फिर हम बाहर खड़े लिखते हैं, कै का की कू के, ये लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरा शब्द लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर पूरी लाइन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, बिल्कुल सरल क्या था, कै कबूतर बिल्कुल सरल था, उससे डिफिकल्ट थी बाहर खड़ी और उससे डिफिकल्ट था शब्द लिखना। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखा। दूसरा है देखी से अनदेखी विषय वस्तु पर बढ़ने के लिए पाठ योजना बनाएं। आपका कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आपको नॉलेज है और आप एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हो जिसका आपको बहुत कम नॉलेज है, तो यदि उस टॉपिक को पढ़ा रहे हो आप जिसके बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको उस
टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं बनानी चाहिए कि इस टॉपिक में मैं ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, ये चीज़ें हटाऊंगा और इसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके बाद है ज्ञात से अज्ञात विषयों पर बढ़ना चाहिए। जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं उनसे अनजान बातों के बारे में जानना चाहिए। सपोज दैट, वही छोटा सा एग्जाम्पल, हम कबूतर के बारे में जानते हैं, हमने अज्ञात चीज बाहर खड़ी की ओर गए, फिर अज्ञात शब्द की ओर गए, फिर अज्ञात और बड़े शब्द की ओर गए। जैसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की गिनती, फिर 10 के बाद 11 से 20 तक की गिनती, फिर 20 से 30 तक की गिनती, फिर जोड़ना, बाकी करना, गुना करना, भाग करना। हमने क्या किया, पहले हमने वो चीज सीखी जिसके बारे में हम जानते थे और उसके बाद हमने वो चीज सीखी जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, तो हम ज्यादा बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो टीचर को ज्ञात से अज्ञात विषयों की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे लेक्चर्स देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और हाँ, आपकी कोई भी कैसी भी समस्या हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करें, जिससे मैं अपने आप में बदलाव लाऊं। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और ऐसे 169 क्वेश्चंस की PDF लेने के लिए मेरे जो स्टार्ट में मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर बताए थे उसके ऊपर आपसे मेरे से कांटेक्ट करना होगा, व्हाट्सएप पर या फिर डायरेक्ट कॉल करके। थैंक्स देखने के लिए, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू रखें।